नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में जो हमारे आबकारी सिपाही के लिए जो हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखे थे, इसमें आज होगा हमारा 24वां पार्ट। ठीक है, इससे पहले 23 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम पैटर्न वाइज 100 क्वेश्चन करते हैं। टोटल मिला के हमारे 2300 क्वेश्चन ही हो जाएंगे 23 पेपर के हिसाब से। ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस करता हूँ, साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन को पैटर्न वाइज समझाता हूँ, जिससे कि आपकी रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, वही हमारा पैटर्न रहेगा। पहले 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे हमारे, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 30 क्वेश्चन हमारे जीएस के रहेंगे, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड की जीएस के रहेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे, करंट अफेयर के रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, रेखांकित शब्द है, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या फिर क्रिया। ठीक है, तो कौन सा है? तो यह मेरी पुस्तक है में यह क्या है, यह आपका सर्वनाम है। ठीक है, चलिए जहाँ पे मुझे लगेगा मुझे एक्सप्लेन करनी है चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? दर्शन, आंसू, एएनबी या नदी। देख नदियाँ होता है, ठीक है, नदी नहीं होता है। दर्शन क्या होता है? दर्शनों नहीं होता, दर्शन आंसू। तो क्या होते हैं? दर्शन और आंसू दोनों क्या शब्द क्या होते हैं? बहुवचन में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो नदियाँ एक वचन में ही होता है, अगर बहुवचन में हम बात करेंगे तो क्या होती है? नदियों होता है। ठीक है, नदियों नदियों होता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है। ठीक है, तो कृतघ्न का सही अर्थ क्या रहेगा यहाँ पे? जो कृतज्ञ हो, जो कृतज्ञ न हो, जो काम बिगाड़े, जो दूसरों की त्रुटि खोजे। ठीक है, तो कृतज्ञ का सही सही अर्थ क्या रहेगा यहाँ पे? तो कृतज्ञ का सही रहेगा आपका यहाँ पे जो कृतज्ञ न हो। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, समीचीन का पर्यायवाची शब्द है, सुसंगत, सुबोध, समकालीन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा रहता है? तो रहता है सुसंगत रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबोध लिखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सुबोध की बात करता हूँ तो सुबोध का अर्थ क्या होता है? जो बोधगम्य होगा। ठीक है, बोधगम्य हो, जो बोधगम्य होता है तो वो होता है। ठीक है, चलिए, और जबकि जो समकालीन होता है, समकालीन का क्या होता है? उसी के समय का। समकालीन मतलब उसी के समय का। ठीक है, चलिए अगला है पांचवा, आंधी आवे बैठ गंवाने लोग। ठीक है, गंवाने लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आंधी आवे बैठ गंवाने, संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने की प्रतीक्षा करना, विपत्ति से टकराव का हौसला रखना, या फिर आंधी के बाद आंधी के बाद पानी बरसने की प्रतीक्षा करना। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी। ठीक है, तो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने की प्रतीक्षा करना मतलब आंधी आवे बैठ गंवाने, ये होता है। छठा है, नीचे लिखे गए वाक्यों में से किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? ठीक है, विराम चिन्ह की वीडियो मैंने करवाई भी है। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको डिस्कस एसआई की तैयारी कर रहे हैं आपका, तो वहाँ पे मैं इसको करवाऊँ सही से। चलिए अगला है, हाँ मैं सच कहता हूँ बापूजी इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है, हाँ मैं सच कहता हूँ बापूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। हाँ मैं सच कहता हूँ बापूजी, तो इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पे राइट बनेगा? ठीक है, तो अगर सही लिखा है तो हाँ, फिर ठहराव आ रहा है, मैं सच कहता हूँ बापूजी, यहाँ पर भी देखिए आपका अल्पविराम आ रहा है, माँ मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं गा पाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजन पंक्ति। ठीक है, देखिए 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम, चुपड़ी और दो दो, डूबते को तिनके का सहारा। तो विपत्ति के समय थोड़ी सी भी सहायता बड़ी होती है तो डूबते हुए तिनके को सहारा यहाँ पे इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्य में से जिस अंश में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। देखो बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। ठीक है, तो सम्मान और प्रशंसा, बुरा से बुरा जी, बुरे से बुरा होगा या बुरा से बुरा होगा। ठीक है, या पाना चाहता है या फिर कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, तो देखिए इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे बुरा से बुरा बुरा से बुरा नहीं होता है, यहाँ पे होता है बुरे से बुरा व्यक्ति भी। ठीक है, बुरे से बुरा व्यक्ति भी। ठीक है, बुरे, तो ये होता है। ठीक है, चलिए अगला है 9वां, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट। फिर जहाँ क्या होती है, एक ही वर्ण की क्या होती है, किसी वाक्य में एक से अधिक बार आवर्ती होती है। तो यहाँ पे देखिए भौ की आवर्ती कितनी बार हो रही है, 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, उसका भूमि में भी भौ की आवर्ती भाग में भी हो रही है। ठीक है, भगात में भी। तो यहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार रहता है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे विशेष्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विशेष्य पद कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा आपका, देखिए प्रश्न में बड़ा है, छोटा और नीला, ये क्या है आपके विशेषण है। बड़ा छोटा, ठीक है, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, और यहाँ पे तीसरा क्या है आपका जो नीला हो गया, ये क्या है आपका विशेषण है। जबकि घर हो गया, पहले वाले में घर हो गया, यहाँ पे आदमी हो गया और यहाँ वस्त्र हो गया, तो इसमें क्या है आपका विशेष्य है। ठीक है, तो विशेषण ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा क्या गया था, यहाँ विशेष्य की बात बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे घर, आदमी और वस्त्र क्या है यहाँ पे आपके विशेष्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है, प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर अपभ्रंश। ठीक है, तो कौन सी है, तो ये है आपकी अपभ्रंश है। ठीक है, पूछा गया एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सही वाक्य क्या है, इनमें से देखना आपको कौन सा सही वाक्य है। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, ये गलत ही लग रहा है, देखिए सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, ये भी गलत हो जाएगा। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, ये भी गलत हो जाएगा। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां है, गुण स्वर संधि है का उदाहरण चुनिए। यमुनोर्मी, यमुनोर्मी, दंध्योदन, ठीक है, या मनोदशा या फिर सिरोग रेखा, तो इसमें से यहाँ पे कौन सी गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गुण संधि जो होगी आपकी यमुनोर्मी में क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, चलिए 14वां है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। ठीक है, जो यहाँ पे कोई है, ठीक है, रेखांकित, ये इसमें ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इसमें क्या रहेगा आपका, तो इसमें रहेगा, देखिए अब यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि कोई की बात हो रही है। ठीक है, क्या है वो सार्वनामिक विशेषण की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन है, असूया क्या है। ठीक है, अब देखिए, एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक अलंकार या फिर एक संचारी भाव है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे असूया की बात करते हैं, ठीक है, तो असूया क्या है आपका एक संचारी भाव है यहाँ पे। 16वां है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत बार देखा होगा, क्योंकि जो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तो आपका किसकी जो छ है, ठीक है, किसके बाद आएगा, क, छ, ह या ज्ञ, तो ये किसके बाद आता है, तो ये कौन से क के बाद आता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, चौ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, चौ हम देखिए, अब मैंने ये बहुत बार हर वीडियो में आपको करवाता हूँ, देखिए KTM, ठीक है, KTM 2। ठीक है, अब देखिए कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतों और ओष्ठ की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम चौ छ जौ झौ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चौ छ जौ होता है किसमें आता है आपका, ये आता है चौ आपका तालु में। ठीक है, क ख ग घ चौ छ जौ झौ। ठीक है, तो चौ आएगा आपके पास तालु में आएगा, टी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 18वां है, पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ना। ठीक है, ना, अना, मना, का। ठीक है, देखिए प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, और जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं। तो यहाँ पे अगर पढ़ना में जो हम देखेंगे तो क्या होगा, पढ़ना, ना आ रहा है ना लास्ट में। ठीक है, तो ना यहाँ पे प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, अन प्लस द्योतय, अंतु प्लस दय, अंत प्लस उदय या फिर अंत्य प्लस उदय। ठीक है, तो अंत्योदय की बात जैसे हम करेंगे तो अंत्योदय, ठीक है, अंत प्लस उदय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है आपका, जब अ और आ के पश्चात क्या होता है, ऊ आ जाता है। ठीक है, कौन सा आता है, ऊ आता है या फिर बड़ा ऊ। ठीक है, ऊ आए तो वहाँ पे क्या होता है, औ वो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक है, ओ बन जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि रहेगी, इसमें आपकी गुण संधि रहेगी। कौन सी गुण संधि रहेगी, गुण संधि रहेगी। ठीक है, चलिए 20वां है, दानवीर शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, दानवीर में कौन सा समास रहेगा, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो इसमें रहेगा आपका दानवीर में तत्पुरुष समास रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बात हो, देखिए दान और वीर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रहेगा आपका, दानवीर में रहेगा आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास रहेगा। ठीक है,
और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। चलिए अब होंगे हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग करेंगे, ठीक है। देखिए अब भाग 2 में, अब पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, बाय चांस कभी इस टाइप क्वेश्चन बहुत इस बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर इस टाइप दिया होगा कि टाइम दिया होगा, चाहे दिन का दिया हो रात का दिया है, और वहाँ पे क्या बोलता है कि अगर मिनट और सुई के, ठीक है, जो आपकी सुई होती है, ठीक है, घंटे की सुई या मिनट की सुई, इनके बीच में पूछता है कि कितने का एंगल बनेगा। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली एक फार्मूला याद करना है। मैं यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ, उसको आप याद करिए। देखिए 11 इंटू, ठीक है, m/2, 11 इंटू m/2 इंटू सॉरी माइनस 30h, इसको आप याद कर लो। ये फार्मूला आपको हमेशा काम आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए 11 इंटू m/2 माइनस 30h। अब यहाँ पे m क्या है, मिनट जितने दिए होंगे, देखिए जैसे यहाँ 37 मिनट दिए हुए हैं, और h क्या हो जाएगा, घंटे का हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 11 इंटू एम कितना है, यहाँ पे 37 मिनट दिए हुए हैं, तो 37/2 माइनस 30, ठीक है, सॉरी 30, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, इसको तो देख लिया। 30 इंटू एच कितना दिया है, 4 घंटे दिए हुए हैं। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए अगर हम यहाँ पे इससे कट करते हैं, ठीक है, देखिए इससे कट करेंगे तो 17 कितना, 18×2 = 36, तो 18.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए 18.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या करना है, इंटू 11 रहेगा आगे तो 11 रहेगा ही इंटू, ठीक है, माइनस। अब देखिए ये 30 था, ये 4 है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12, तो 120 ये हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अगर 11 से 18.5 को आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 पंजे 55 का 5, ठीक है, ऐसे 18 1 ये आ जाएगा 203 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 203.5 आ जाएगा। उसमें से आपको 120 क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अगर 203.5 में से 120 माइनस करते हो तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, 83। तो ये कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 83 आ जाएगा, ठीक है। तो 83 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट में है, 1.5, ठीक है। ये 5 था आपका, तो था 80, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, जो नीचे दिया हुआ था फॉर्मूला, ठीक है, 11 इंटू m/2 माइनस 30h, इसको याद करना है। यहाँ से आप किसी भी, यहाँ पे 2 दिया होगा, 4 दिया होगा, 10 बजा होगा, 5 बजा होगा, कितना ही बजा होगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगले 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ये वेन डायग्राम दिया है, ठीक है। अब वेन डायग्राम में क्या होता है, देखिए इनने क्या दिया है, एक भाषा दी हुई है, ठीक है, पहले बात कर रहा है यहाँ पे भाषा की बात कर रहा है, फिर जापानी दे रहा है, फिर जर्मनी, दोनों क्या है, लैंग्वेज है। मतलब एक भाषा के अंदर एक जर्मन लैंग्वेज है, एक जापानीज लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आ रहे हैं अभी के टाइम पे। कथन दिया हुआ, देखिए क्या कह रहा है कथन में, क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सेना का परीक्षण अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है, क्या कथन कह रहा है, ठीक है। अब तर्क क्या बोल रहा है, तर्क देखिए, नहीं, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम खो जाएगा। हाँ, सैन्य परीक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। देखिए यहाँ पे अपना लॉजिक नहीं लगाना है। देखिए एक टाइप से आप देखोगे, आप सोचोगे कि हाँ सैन्य नागरिक को बेहतर बनाने की मदद करेगा, नहीं, इसके जो कथन दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इसका आंसर निकालना होता है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, तो केवल यहाँ पे क्या कर, नहीं, देखिए नहीं कह रहा है, क्यों, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम खो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेगा तो हमारा मजबूत सबसे ज़्यादा ये तर्क रहेगा, ठीक है। दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कि सैन्य परीक्षण नागरिक को बेहतर बनाने में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 24वें में क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं है, ये भी आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, ठीक है। सुमन क्या है, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। अब देखिए सुमन बाई चांस यहाँ पे है, ठीक है, तो सुमन की बेटी नीचे आपकी कोमल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों क्या है, फीमेल है, तो इनको इस टाइप से डिनोट करना माइनस से, ठीक है। अगला कह रहा है और सोनम श्री कमल की बेटी है। अब सोनम क्या है, कमल की बेटी है। अब यहाँ पे कमल मान लो और यहाँ पे इसकी बेटी सोनम मान लो, ठीक है, सोनम। तो सोनम क्या है यहाँ पे, ये भी फीमेल है, और ये क्या है, कमल, ठीक है। ये आपका कमल क्या रहेगा, मेल रहेगा। अब देखो अभी इनके बारे में पता नहीं है कि कौन पति है कौन बेटा, ये भी कुछ पता नहीं है, ठीक है, खाली ये बोला था। अगली लाइन में क्या हुआ वो देखो, यदि राजाराम सुमन के ससुर है, अगर ये सुमन थी, ठीक है, इसके ससुर ऊपर होंगे, कौन है, राजाराम, आर लिख लो, ठीक है। राजाराम क्या है, यहाँ पे मेल है, ठीक है, तो प्लस इनके ससुर हैं सुमन के। देखिए यदि राजाराम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, सुरेखा मतलब इसके पति, तो मतलब सुरेखा के पति, तो सुरेखा ऊपर मतलब सास, किसकी सास, सुमन की सास हो जाएगी,
ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगला है जो उसके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, मतलब अब यहाँ पे जो कमल था मतलब इसके माँ बाप हैं ये, और ये माँ बाप है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सुमन यहाँ पे इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसे बनाना है, एक एक लाइन को पढ़ते हुए आगे निकलना है, जिससे कि आप आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, हाँ ये मेन चीज़ ये होती है, जो मेल होता है उसको प्लस कर दिया करो डिलीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में भूल जाओगे, और यहाँ पे जो फीमेल होता है उसको माइनस कर दिया करो। अगला क्या कह रहा है, जो उसके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, तो ये तो हो गया है, कमल की माँ कौन थी यहाँ पे ऊपर आपकी, सुलेखा थी, ये सुरेखा है। ठीक है, सुरेखा, इसको आप यू कर सुरेखा कर लो। अब देखिए कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, अब कोमल सोनम, ये कोमल ये सोनम, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, अगर ये सुमन की बेटी थी ये भी इसकी बेटी थी, तो ये दोनों क्या होंगी, बहनें होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, लैंग्वेज हमने एक एक पॉइंट को उठाया था, जिससे क्या आपकी यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी दोनों क्या रहेंगी, कोमल और ये दोनों बहन रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 26वां क्वेश्चन, सॉरी 25th क्वेश्चन लगाना मैं भूल गया, कोई नहीं, चलो यहाँ पे देख लेंगे आगे। देखिए अब क्या कह रहा है, आकृति दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी मिसिंग वाली, वो लगानी है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं पहले वाले में, देखिए अब यहाँ पे किस टाइप का फिगर आएगा, देखिए एक लाइन तो यहाँ पे इस टाइप की आएगी। ठीक है, सिंगल ये वाला आएगा, और नीचे एक टाइप यहाँ पे भी ये वाला आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला आया था यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली लाइन आई थी। अब यहाँ पे इस टाइप का रहेगा इसको सबका पूरा करेंगे तो हम। ठीक है, अब अगला फिगर कैसा बनेगा, अब इसके बीच में देखिए यहाँ पे डबल लाइन होगी ऐसे, और यहाँ पर भी एक इस टाइप से लाइन होगी। तो इस टाइप का हमारा कौन सा बन रहा है, देखिए अगला, हाँ देखिए उसके बाद कॉर्नर में यहाँ पर भी इस टाइप से है, देखो ये वाली, देखो ये है ये वाला, तो एक यहाँ पर भी बनेगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ये तो यहाँ डबल लाइन वाले हट जाएंगे, ये भी कट जाएगा ये भी, क्योंकि ये देखिए डबल लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास सिंगल लाइन थी। अब अगर हम ऊपर वाले फिगर में देखते हैं, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये भी दिया है, ये होगा नहीं, तो ये भी जाकर हटा दो। अब फिगर बचा हमारे पास ओनली सी, अब सी में देखिए ये लाइन है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी, ये ऊपर वाला ये वाला। ठीक है, एक ये वाला हमने बनाया था और एक ये वाला बनाया था। ठीक है, सॉरी मेरे पेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ये वाला और ये वाला बनाया था, और जो बीच वाला है ये, और ये डबल लाइन और ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चीज़ों को ऐसे ही करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 27वां क्वेश्चन दिया है, देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का यहाँ पे चयन करना है। देखिए अब विषम आकृति कैसे कैसे देखना है हमको, अगर हम विषम आकृति की बात करें, देखिए यहाँ पे अंदर देखिए ये ऐसे था, ये लंबी थी, ये देखिए ऐसे था, ये मतलब एक दोनों अलग अलग आ रहे हैं अंदर। इसमें देखो एक तिरछी थी एक ऐसी थी। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखिए दोनों में इसमें क्या है, दोनों इस टाइप से हैं, तो ये वाला डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28वां है, देखिए अब 28वां में क्या करना है, अगर फर्स्ट फिगर में देखते हैं, इसके एरो के निशान एक दूसरे के सामने की साइड है। ठीक है, अगर एक दूसरे के सामने की साइड एरो के निशान है, ठीक है, और ये नीचे को है, दिल नीचे को बना है, तो इसमें भी जब इसको ये यहाँ को था, ये यहाँ को बने थे, ये यहाँ को बने हैं, तो ये ऊपर को बने हैं। तो अगला वाला जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए अंदर को एरो बनेगा इस टाइप से। ठीक है, और ये एक दूसरे के अपोजिट थे, देखो ये जब यहाँ था तो इसके लेफ्ट में था, ये ऊपर था तो इसके लेफ्ट में यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में तो नीचे साइड को बनेगा। ठीक है, तो नीचे साइड में कौन सा वाला फिगर बन रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए। ठीक है, तो एरो यहाँ पे बनेगा और ये आपका ऊपर साइड आ जाएगा, क्योंकि पहले में नीचे, फिर इधर, फिर ये इस वाले में ऊपर को। ठीक है, अगले वाले में आपका इधर साइड को बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29वां क्वेश्चन, देखिए आकृति दी हुई है और हमने जो फर्स्ट आकृति दी हुई है। ठीक है, इस फिगर को इन 4 फिगर में देखना है कि कहाँ पे ये फिगर ड्रॉ हुआ है। देखिए पहले वाले में देखते हैं, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, बट जो ये वाली लाइन है, ठीक है, तो ये वाला इसमें नीचे को नहीं है यहाँ पे, देखिए तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला वाला चेक करेंगे, देखिए इसमें ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, देखो ये वाली लाइन भी है, फिर ये भी है, ये भी है और ये भी है। देखिए ये फिगर आपका पूरा फर्स्ट टाइप का बन गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन है, देखिए आप पेपर कटिंग वाला जो फोल्ड करने वाला आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए अगर एक पूरा पेपर था तो इस टाइप का था। ठीक है, अगर हम इसको एक साइड पहले मोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद एक फोल्ड और मारेंगे ऊपर को, जैसे फर्स्ट हमने क्या किया, इस साइड को किया, फिर हम ऊपर को फोल्ड करेंगे। ठीक है,
तो ये ऊपर मिल जाएंगे और लास्ट में जो हमें एक टाइप का इसमें लिखा 4 फोल्ड करने के बाद तो ये सभी एक लाइन में ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के, ठीक है। देखिए वर्ष 1943 में JW मार्शली और जे प्रेसर इकर्ट द्वारा किसी भी, ठीक है, प्रेसपर में यांत्रिक हिस्सों में बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? एनवेक, मार्क 1, मार्क 2 या फिर ईडी वैक, ठीक है, ईड वैक। तो इसको क्या कहा गया था? तो इसको क्या कहा था आपका? एनलेक कहा गया था, ठीक है, एनेक कहा गया था। चलिए 32वां क्वेश्चन है, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है बोला गया है, ठीक है। बस, स्टार, रिंग या फिर ग्रिड। तो इसमें से कौन सी नहीं है? जो ग्रिड होती है वो क्या है? एक टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है। बाकी बस, रिंग और स्टार क्या है? टोपोलॉजी है। 33वां क्वेश्चन है, कोवाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है? ठीक है, जो कोवाल क्या है? एक लैंग्वेज है आपकी, तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसके आविष्कारकर्ता कौन है? ग्रेस मरे हुपर, जॉन सी कैम्बली और ई कुर्च, निकोलस विर्थ या फिर डेनिस रिची। तो कौन है? तो ये है आपके ग्रेस मरे हुपर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा। 34वां है, निम्नांकित में से कौन सा निःशुल्क ई सेवा, ठीक है, ईमेल सेवा प्रदान करता है? ठीक है, ईमेल की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू या फिर ये सभी। तो कौन करता है? देखिए अगर इसे हम बात करें निःशुल्क सेवा, तो ये कौन सा प्रोवाइड करता है? ये आपका हॉटमेल करता है, ठीक है। कौन सा करता है? हॉटमेल करता है। 35वां है, साइबर क्राइम कार्य है, ठीक है। जो साइबर क्राइम है वो क्या कार्य है? हैकिंग है, स्टार्टिंग है, सर्विस आघात की मनाही है या ये सभी है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? ये सभी क्या होती है? होते हैं, ठीक है। चलिए 36वां है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी यहाँ पे। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि कैसे याद करें। देखिए अका अक ऐसे याद करिए, ठीक है। देखिए अका अक की बात करूँ मैं तो फर्स्ट जो हुई थी अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। अगला कालाशोक, ठीक है। उसके बाद अशोक, ठीक है। और लास्ट आता है आपका कनिष्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा गया है कि चतुर्थ की बात, अगर चतुर्थ की बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए कनिष्क आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट होती है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 37वां है यहाँ पे, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। निम्न में से किस शासक ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? अब देखिए बहुत से लोगों ने इसका निर्माण में योगदान दिया था, पर किसने नहीं दिया, आगे पूछा गया है। फिरोज तुगलक, इनके द्वारा दिया गया था, 4th मंजिल बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके द्वारा भी दिया गया था। इल्तुतमिश से शुरू ही करवाया था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके द्वारा यहाँ पर कोई भी इसका योगदान नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए 38वां है, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। मैंने एक उत्तराखंड जितने भी आपके जो वाइसराय थे, ठीक है, या गवर्नर जनरल थे, इनके ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो, उनके कार्य और उनका जो टाइम पीरियड था, ठीक है, स्वतंत्रता तक पूरा उनका वीडियो बनाया है। 20 मिनट का वीडियो है, अगर उसको आप देख लेते तो आपके एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो पूछा गया कि बंगाल की स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए 39वां है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और राधाकांत देव राजा, ठीक है। तो ये की गई थी राजा ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। कब की गई थी? 1875 में की गई थी, ठीक है, 7 अप्रैल 1875 को। इसको आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। 40वां क्वेश्चन है, जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया था? ठीक है, अक्टूबर 1939, दिसंबर 1970, जून 1940 या अगस्त 1941 में, ठीक है। तो कब किया था? तो ये किया गया था आपका जून 1940 में, ठीक है। 41वां है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ठीक है, इंदिरा कॉल, गुहार मोती, किबुथु या फिर इंदिरा पॉइंट। देखिए अगर यहाँ पे इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट की बात करता है, ठीक है, तो आपका जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, दक्षिणतम बोला गया है, ये आपका अंडमान निकोबार में, तो दक्षिणतम आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 42वां क्वेश्चन, ठीक है। भारत की प्रमुख खारे पानी की झील लोनार झील भारत के किस राज्य में है? लोनार झील की बात कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है।
43वां है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है, 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून या फिर 30 अगस्त को। ठीक है, तो कौन सा होता है? 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो सूर्य होता है आपका, वो उत्तरी गोलार्ध गति करना बढ़ता हुआ दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और 23 सितंबर, ठीक है, अगर 23 सितंबर की बात करें, दक्षिण क्या होता है, सूर्य दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। ठीक है, और पूछेगा कि सबसे छोटा दिन कब होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे लंबा दिन बोला गया, अगर छोटे दिन की बात करता है, ठीक है, तो इसको भी याद करिएगा, आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, देखिए दिन और रात बराबर होंगे 23 सितंबर को, सबसे बड़ा लंबा दिन होगा 21 जून को, सबसे छोटा दिन होगा आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए 44वां है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र मीटर से नापा जाता है? अब देखो वायुमंडलीय दाब की अगर बात कर रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नापते हैं, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में एटीएम भी लिखते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फेदोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, टैकोमीटर से या फिर बैरोमीटर से। तो ये आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, तो बैरोमीटर क्या नापता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आपको 1 सेकंड लगता है, देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, 1 घंटे की वीडियो बनाता हूँ, पर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। 45वां, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, CO2, CH4, NO2 या फिर O2। ठीक है, इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से आपकी O2 नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, आपने देखा होगा आपके लिए ऐसे मैं उत्तराखंड में देखिए बहुत से टीचर हैं जो तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, बट कोई भी फुल लेंथ पेपर नहीं करवाता है। ठीक है, फ्री बैच है, जितने भी करवा रहे हैं आपने देखे होंगे, पेड बैच करवा रहे हैं यहाँ पे। तो आपके लिए मैं फ्री एक पूरा देखिए 24वां हमारा स्टार्ट है और 23 पेपर इससे पहले आ चुके हैं फुल लेंथ पेपर। तो मैंने इसके लिए आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं किया। मैं आपके लिए, मेरा ये है कि मैं एजुकेशन हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँचाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि आप अब नॉलेज को जितना शेयर करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि आप लोग ये नहीं है कि आप लोग भी तो अपना टाइम दे रहे हैं ना, अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, आपने अपने मोबाइल में नेट पैक करवा रखा है, जिससे इंटरनेट से देख रहे हैं, तो खर्चा तो आपने किया ही है ना। बट अब कोई होता है, मेरा एक ही टारगेट है, मैं सोच रहा हूँ कि जो शिक्षा है, ठीक है, वो गाँव तक पहुँचे। ठीक है, उत्तराखंड के ऐसे अभी ऐसे बहुत गाँव हैं जहाँ पे क्या है कि प्रॉपर पढ़ाई कोचिंग हर कोई नहीं ले सकता है। इसलिए मेरा एक ये टारगेट था कि मैं बच्चों को यहाँ पे ऐसा कंटेंट दूँ, ठीक है, जिससे क्या करें, बच्चे प्रैक्टिस करते रहें। पढ़ता हर कोई है, कोचिंग भी लोग कर रहे हैं उसके बाद भी, पर देखिए मैं बिना कोचिंग के आपको इतना अच्छा मटेरियल दे दूँगा कि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको मैंने 24 पेपर करवा दिए हैं, जिसमें 2400 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब 2400 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया होगा तो एक बहुत बड़ा अच्छा अमाउंट होता है। ठीक है, तो जिससे कि आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। तो मेरा ये टारगेट है, और आप ये कहिए मुझे आपको सपोर्ट के लिए क्या करिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी मैं आपके लिए ऐसे ही शुरू करते, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, आपके लिए मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाते रहूँगा। ठीक है, जब भी मुझे जहाँ से मुझे सोर्सेज मिलेंगे, मैं वो आपके लिए वहाँ से उन चीज़ों को प्रोवाइड करते रहूँगा। चलिए अगला है, राजभाषा का वर्णन संविधान में किस भाग में है? ठीक है, भाग 15, भाग 2, भाग 17 फिर, या भाग 20 में। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ बात कर रहे हैं संविधान में राजभाषा की बात कर रहे हैं, तो राजभाषा की बात आपकी संविधान के भाग 17 में यहाँ पे बात की हुई है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल जो आपके हैं 300, यहाँ पे 343 से लेकर 351 तक यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, राजभाषा के बारे में। चलिए 47वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या फिर चीन से। तो कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई आपकी दक्षिण अफ्रीका से। देखिए संशोधन की बात करें, ठीक है, अमेंडमेंट जो होते हैं, आपने देखा हो कितने हो गए, 106 अमेंडमेंट हो गए हैं। इनको भी याद करिएगा, देखो अमेंडमेंट पूछ लिए जाते हैं, जैसे GST वाला था, अब GST को याद कर लो, 101 रुपये का टीका लगाया था, तो इस टाइप से इन चीज़ों को याद करिए। 52वां था, आपने देखा होगा, जिसमें एंटी डिफेक्शन और दल बदल कानून, ठीक है, वो लाया गया था। ऐसे बहुत से हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद करिएगा। ठीक है, देखिए आपके लिए मैं आप सोच रहा हूँ आपकी पढ़ाई वेस्ट ना हो, तो मैं किसी काम से बाहर गया था, मैं दिल्ली गया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टाइम निकाल के, तो आप मुझे वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 52 में। ठीक है, तो कौन से में है? तो यहाँ पे आपका जो अनुच्छेद 61 है। ठीक है, इम्पीचमेंट, देखो महाभियोग इम्पीचमेंट कहते हैं इसको, ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखा आपने देखा राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आर्टिकल्स के बारे में, इसके आर्टिकल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन करा भी जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है 49वां, विधानसभा का सदस्य चुनने जाने के बाद राज्यपाल कौन सी अनुसूची के अंतर्गत शपथ दिलाता है? ठीक है,
पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी या फिर पाँचवीं। देखिए ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा आज, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी पेपर में हर क्वेश्चन ये आता है, हर जितनी बाई जो इससे पहले 23 पेपर करवाए हैं, वहाँ पे एक डिटेल में मैंने एक एक चीज़ को आपको याद कराते हुए बार की बार अनुसूचियों के बारे में पढ़ाया। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ टोटल यहाँ पे। तो यहाँ पे अब राज्यपाल की क्या कर रहा है, इस पर शपथ की बात कर रहा है। तो ओथ की जो ओथ होती है, ठीक है, वो तो यहाँ पे कौन से में बात करता है, तो जो तीसरी अनुसूची है, ठीक है, इसमें ओथ और अफर्मेशन की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। 50वां है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो आधिकारिक कितनी है, 6 भाषाएं हैं, तो इसमें से कौन सी नहीं है बोला गया। देखो, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगीज या फिर स्पेनिश। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, तो उसके अंदर क्या है, पुर्तगीज आपकी भाषा नहीं है। और ये पूछा कि लास्ट भाषा कौन सी ऐड हुई थी, तो अरबी हुई थी। ठीक है, अरबी, इसको याद करो, अरबी। ठीक है, ये याद, इसमें ऐड हुई थी। और ये जो स्थापना दिवस था, क्वेश्चन यूएन डे पूछता है, तो 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं और 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जो जनरल असेंबली वगैरह महासभा पढ़ते हैं हम, इसके अंदर आती हैं वो चीज़ें। 51वां है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया। देखिए बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बजट शब्द कहीं पे लिखा नहीं है हमारे संविधान में। देखिए हम लोग बजट बजट बात करते हैं, और बजट के ऊपर मैंने उत्तराखंड का जो बजट अभी आया है उसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने उसमें आपको प्रीवियस से जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं बजट के ऊपर से, वो क्वेश्चन के साथ साथ मैंने वहाँ पर डिस्कस किया कि देखिए ये लाइन पढ़ो तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के साथ मैंने दिखाया कि क्योंकि बजट में ये होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो क्या पढ़नी क्या नहीं पढ़नी, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन भी उसमें लगाया कि आपको एक आइडिया है कि हाँ हम जो बजट पढ़ तो रहे हैं, बट एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको देखिए। अब देखिए, तो यहाँ बजट की बात कर रहा है, तो बजट भारत के संविधान में बजट को नहीं बोला गया है। आर्टिकल 112, ये क्वेश्चन ही पूछा गया उत्तराखंड के एग्जाम में, तो आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक दिया गया। ठीक है, वहाँ बजट नहीं बोला गया संविधान में। ये शब्द याद रखना, बहुत बार पूछता है कि एक्चुअल में संविधान में बजट लिखा है या कुछ और लिखा है, तो वहाँ पे वित्तीय विवरण, जो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1947 को ही किया गया था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। और कौन थे वित्त मंत्री, कौन थे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन पूछता है आर के परसुमुख चिट्टी। ठीक है, चिट्टी करके याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 52वां क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। चांदी का उत्खनन, अंडों का उत्पादन, कपास का उत्पादन या फिर स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। ठीक है, तो अगर रजत क्रांति की यहाँ पे बात करता है, तो रजत क्रांति है, इसका संबंध है आपका किससे था, चांदी उत्खनन। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। चलिए 53वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से, महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने से, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने से, या फिर महिलाओं को स्वरोजगार के प्रेरित करने के लिए। ठीक है, अब जो वंदे मातरम योजना थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके बारे में बात की हुई है, ये की तो ये बात की हुई है आपके गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसको भी आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 54वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। देखिए आरबीआई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, तो सीआरआर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो जिसको कहते हैं, रेपो रेट, एसएलआर, सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो जिसको कहते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका पीएलआर। ठीक है, तो इसमें से जो रिजर्व बैंक होता है वो कौन से नहीं जारी करता है। ठीक है, तो आपका जो एसएलआर होता है, ठीक है, तो इसको रिजर्व बैंक जारी नहीं किया जाता है। बाकी सीआरआर, रेपो रेट और पीएलआर को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे जारी करता है। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है। ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये अभी न्यूज में भी था, बहुत ज़्यादा देखा होगा, एमएसपी के लिए जो किसानों के द्वारा यहाँ पे आंदोलन किए गए थे। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है, राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है उसके द्वारा यहाँ पे एमएसपी यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की थी, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो 1965 में इसकी की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 56वां क्वेश्चन, साइमा वाजिद दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए अगले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के क्षेत्रीय निदेशक के चुनाव में विजय हुई, वह किस देश की रहने वाली है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो कहाँ की रहने वाली है, तो वो है आपकी बांग्लादेश से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 57वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन है ये।
सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश या फिर कोची केरल। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है, तो आपका सांची जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे देश के पहले क्या किया है, सौर शहर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कब किया गया था, सितंबर में किया गया था 2023 में। ठीक है, 2023 में सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 58वां क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 8वीं बार, ठीक है, बेलन डी और खिताब जीता है? लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, एर्लिंग हॉलैंड, डेविड बेकहम। ठीक है, तो ये सब फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो इसमें से किसको जीता गया है, तो ये था गया लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी अर्जेंटीना के द्वारा जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी जीता गया था, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, 59वां क्वेश्चन है यहाँ पे, समुद्री व्यापार मार्गों में सबसे व्यस्तम मार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करूँगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये आपका यूरोप हो जाएगा, ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। तो जो ये वाला समुद्र है, ठीक है, ये वाला, तो ये सबसे बिगेस्ट है। अब इसका नाम क्या है, उत्तरी प्रशांत सागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है ये सबसे बिगेस्ट माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला यूरोप को जो कनेक्ट करता है यहाँ से, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख भाषा खासी है? ठीक है, देखिए आपने ये भी देखा हिल है। ठीक है, वो ये मेघालय के अंदर, तो यहाँ पे गारो जयंती, खासी जयंतिया करके हिल है। ठीक है, तो उसी में है। ये पूछा गया किस मुख्य भाषा बोला है, खासी कहाँ की है? मिजोरम की है, नागालैंड की है, मेघालय की है या फिर त्रिपुरा की है? तो कहाँ की है, तो मैंने बताया ये गारो खासी जयंतिया हिल भी हैं और ये भाषा भी है। ठीक है, कहाँ भी, मेघालय के अंदर। ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे जीएस क्वेश्चन। ठीक है, जनरल स्टडीज़। अब आते हैं हमारे उत्तराखंड के संबंधित विभिन्न जो क्वेश्चन है उनको। ठीक है, चलिए 61वां क्वेश्चन है यहाँ पे, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, किसकी है, भागीरथी की है, भिलंगना की है, मंदाकिनी की है या फिर पिंडर की है? तो अगर बालगंगा की यहाँ पे बात करता है, ठीक है, तो ये है आपकी यहाँ पे भिलंगना की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 62वां, लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या फिर बागेश्वर में? मैं बहुत बार मैप से क्वेश्चन को बता चुका हूँ आपके पास। देखिए ये उत्तराखंड का मैप है, ये ट्राइजेक्शन पास है। ठीक है, यहाँ पे आपका तिब्बत, चाइना, ये आपका नेपाल, ये आपका भारत, ये आपका पिथौरागढ़। ठीक है, यहाँ पे भारत में उत्तराखंड, तो यहाँ पे ट्राइजेक्शन पास है, इसको लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, तो ये आपका पिथौरागढ़ में है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और मानसरोवर यात्रा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। देखिए अगला है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत या अल्मोड़ा? देखिए जो उत्तराखंड के अंदर शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, जनजातियां हैं, उसमें सबसे कम अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 500, 2011 के सेंसस हुआ था। ठीक है, 2011 में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकी जनसंख्या 500 से भी कम रह चुकी है। ठीक है, तो ये रहती हैं आपकी राज्य जो रहती हैं पिथौरागढ़ में, थे वन रॉथ भी इनको कहा जाता है राज्य को। ठीक है, तो ये आपकी पिथौरागढ़ में हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंट के एग्जाम, उत्तराखंड के 2-3 एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड में गन्ने एवं धान की पैदावार उपयुक्त है? ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर तराई मिट्टी? देखिए आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अब तराई वाला रीजन में, जो उत्तराखंड तराई का रीजन है, वहाँ पे धान और गन्ने की पैदावार अच्छी खासी होती है, उधमसिंह नगर वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तराई मिट्टी पाई जाती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, 65वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? नंदनकानन, गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी या फिर कंचनजंगा? ठीक है, तो कौन सी है? तो ये है आपकी नंदा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये क्या है, सबसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, और कहाँ पे है आपकी? चमोली में है। ठीक है, कहाँ पे है? चमोली में है। इसको भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए 66वां क्वेश्चन है, गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, अजयपाल, कनकपाल, पृथ्वीपाल या फिर श्यामपाल, जो भी थे। ठीक है, तो कौन से थे? तो इसमें से आपके जो कनकपाल थे इनको ही माना जाता है, क्या माना जाता है यहाँ पे, गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए 67वां क्वेश्चन है, डोला पालकी कुप्रथा को समाप्त करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चंडी प्रसाद भट्ट, हरिप्रसाद उनियाल, जयानंद भारती या फिर स्वामी राम? ठीक है, तो ये जयानंद भारती, इसको आप याद करिएगा, रिसेंट में उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन यहाँ पे, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदानों को दिया जाने वाला कर कहलाता था, जो टैक्स था? सलामी कर, पुगारी कर, दस्तूर कर था या फिर इनमें से कोई कर नहीं था? ठीक है, तो कौन सा था? तो ये क्या था, दस्तूर कर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 69वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में
प्रारंभ हुआ था? मुगल काल में, गोरखा काल में, डोगरा काल में या फिर ब्रिटिश काल में? ठीक है, तो जो गोरखाओं का काल था, गोरखे कब आए थे उत्तराखंड में? 1790 में इन्हें कुमाऊं में आक्रमण करते हैं, 1814-15 तक ये लोग रहते हैं। ठीक है, और गढ़वाल में प्रद्युमन साहब को हराने के बाद 1804 में ये लोग यहाँ पे अपना हक कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा का। अगला है, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? ठीक है, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे ये? मानवेंद्र शाह जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नानक सागर बांध किस जनपद में है? ठीक है, अल्मोड़ा, पौड़ी, उधमसिंह नगर या फिर चमोली में? ठीक है, तो ये है आपका उधमसिंह नगर में है। और नानक मत्ता जगह आपने सुना होगा, नानक साहब नानक मत्ता है जो, ठीक है, तो उसके वहीं पे ये पड़ता है। ठीक है, चलिए 72वां क्वेश्चन है, श्यामला ताल कहाँ है? अल्मोड़ा में, चंपावत में, नैनीताल में या फिर चमोली में? तो श्यामला ताल आपका चंपावत में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है श्यामला ताल। यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि विवेकानंद का आश्रम भी है। ठीक है, विवेकानंद का आश्रम भी है और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 73वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में क्रीम रंग के भारी व सख्त चूना पत्थर के भंडार उपलब्ध हैं? श्रीनगर पौड़ी में, मसूरी देहरादून, लोहागढ़ चंपावत या पुरोला उत्तरकाशी में? ठीक है, तो ये तो कहाँ पे मिलते हैं? अगर यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे भारी व सख्त चूना पत्थर के भंडार की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये है मसूरी आपका देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इतना सिंपल क्वेश्चन था रिसेंट के उत्तराखंड के आर में क्वेश्चन पूछ लिया था। अब इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सेब होता ही है, माल्टा होता है, लीची भी होती है, बट नारियल क्या, ये समुद्र वाले एरिया में मोस्ट ऑफ, उत्तराखंड में कहाँ से समुद्र आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे नारियल नहीं होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना? फादर कामिल बुगल के, सर जॉन ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर नामवर सिंह ने? तो किसने गुमानी पंथ जी को उत्तराखंड का प्राचीन कवि माना है? ठीक है, तो ये माना गया आपका सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो शोक पर्व, ठीक है, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो थारू जनजाति बनाती है, किसको बनाती है? होली, दीपावली, नागपंचमी या फिर दशहरा? तो जो दीपावली होती है उसको थारू जनजाति जो होती है शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, निम्न में से कौन सी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? जगवाल, छोटी बुआरी, चालदा जात्रा या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगर कुमाऊनी की अगर बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कुमाऊँ की कौन सी है? मेघा आ, इसको याद करना आप, मेघा आ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, 78वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? ठीक है, झंडा मेला, गोचर मेला, बग्वाल मेला या फिर बिस्सू मेला? तो कौन सा है? ठीक है, जो आपका बग्वाल मेला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे लगता है? ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो देवीधुरा जगह है। ठीक है, चंपावत में जो देवीधुरा जगह है, तो देवीधुरा में यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन आपस में क्या होता है, पत्थरों की आपस में यहाँ पे लड़ाई होती है, 4 खाम होती हैं, वो आपस में पत्थर से लड़ती हैं यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अभी 2013 के बाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे इंटरव्यू किया था अपना, और कहा था कि पत्थरों के आपस में एक दूसरे को मार, क्योंकि यहाँ से बहुत ब्लड निकलता है। तो मैंने कहा, पर उसके बाद भी अभी देखा है, अभी जो बग्वाल होती है वो फलों के, नाशपाती वगैरह जो होती है उससे आपस में खेलते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी जो पुराने बुजुर्ग वगैरह हैं जो अभी बग्वाल खेलते रहते हैं पहले से, ठीक है, तो वो भी अभी क्या करते हैं, अपने बैग, अपने जेब, पॉकेट वगैरह में क्या करते हैं, पत्थर वगैरह लेके आते हैं, और आपस में भी वो बग्वाल फिर भी पत्थरों से हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे 79, महासू देवता की पूजा होती है पौड़ी गढ़वाल में, चमोली में, अल्मोड़ा में या फिर देहरादून में? ठीक है, कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपकी देहरादून में, जौनसार बावड़ एरिया में ज़्यादातर होती है। ठीक है, और ये जो महासू शब्द है ये किसका है? शिव है, शिव का अपभ्रंश इसको माना जाता है। 80वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 46 दिन का लगा था, और कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगता है राष्ट्रपति शासन? अनुच्छेद 356, इसको आप याद करिएगा। ठीक है, तो इमरजेंसी टाइप का है एक ही। तो 1 अप्रैल 2016, 21 मार्च 2016, 27 मार्च 2016 या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो कब लगा था? तो ये लगा था आपका 27 मार्च 2016 को, जब कांग्रेस की सरकार हरीश रावत जी यहाँ पे सीएम थे। ठीक है, इसको भी आप याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ अवस्थित है? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी या फिर कोटद्वार में?
तो कहाँ पे है? तो ये है आपका देहरादून में है। ठीक। 82वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला सैनिक स्कूल किस जिले में अवस्थित है? रुद्रप्रयाग, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल में? ठीक है, तो कहाँ पे है? तो ये जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो घोड़ाखाल को पता है कहाँ पे है? नैनीताल में है। ठीक है, चलिए अगला है, पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में, कोसी कटारमल अल्मोड़ा में, गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में या फिर जोशीमठ चमोली में? ठीक है, तो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो ये कहाँ पे आपका? हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे 84वां क्वेश्चन, हरिद्वार जिले में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थित है? ठीक है, हर की पौड़ी ये भी है, मनसा देवी भी है, माया देवी मंदिर भी है, तो ये तीनों क्या हैं? आपके हरिद्वार में है। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कण्वा आश्रम किस नदी के तट पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना नदी, मालनी नदी, कोसी नदी या फिर टॉस नदी? ठीक है, तो मालनी नदी के तट पे क्या है? आपका कण्वा आश्रम स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन, कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल या फिर उत्तरकाशी में? ठीक है, जो कटारमल सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे? आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पंचकेदार स्थल चौखंबा शिखर पर अवस्थित है? केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमहेश्वरनाथ या फिर रुद्रनाथ? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये आपका मधमहेश्वरनाथ। 88वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र का विस्तार है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत पे? डायरेक्टली इसका डेटा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 84,305 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये थोड़ा 2 पॉइंट बढ़ा था, और 17वीं वन रिपोर्ट जो आई थी। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पे है आपका? वो आपका नैनीताल में है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला है 89वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड में पाई जाने वाली अल्पाइन वनस्पति है? जूफियर, स्पूस, देवदार या फिर चीड़? ठीक है, तो कौन सी है? तो ये है जूनिफर है। ठीक है, इसको आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। चलिए 90वां क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला भारत का पहला राज्य? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर उत्तराखंड? ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने पृथक यहाँ पे आपदा प्रबंधन मंत्रालय की क्या की थी? स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 91वां क्वेश्चन है यहाँ पे, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ, ठीक है, जो स्लोगन था हिमालय बचाओ देश बचाओ, तो ये किससे संबंधित है? बिस्नी देवी, सुंदरला बहुगुणा, गौरा देवी या फिर हेमंतीवती नंदन बहुगुणा? ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी से। ठीक है, जो क्या थे? एक एनवायरमेंटलिस्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई थी वह नदी है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर मंदाकिनी? ठीक है, तो कौन सी थी? तो आपने देखा होगा मंदाकिनी नदी जो थी उफान पे आ चुकी थी। ठीक है, और 2013 में जो बहुत त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017 या फिर वर्ष 2018 में? ठीक है, तो ये की गई थी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था, ठीक है, उसके अंतर्गत 2017 में की गई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत आप सबको पता ही होगा क्या क्या चीज़ ऐसी करके, तो स्कूलों की क्या करना है? स्कूल पढ़ाना है। ठीक है, और नवजात बेटियों उनके साथ मतलब क्या करना है? फोटो जो किट वगैरह वैष्णवी किट वगैरह दी जाती है, तो ये सब इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 94वां क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार के द्वारा निर्धन लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना, रहबर परीक्षण योजना, अटल खाद्यान्न योजना या फिर जायका परियोजना? ठीक है, तो कौन सी परियोजना है? ये है अटल खाद्यान्न योजना। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। अगला है, उत्तराखंड में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम पूछेगा तो ये आपका उधम सिंह नगर है। ठीक है, इसको याद करिएगा। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो ये आपका देहरादून हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पे है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 5 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात सबसे कम अल्मोड़ा जिले में है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में 5 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात सबसे अधिक देहरादून में है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पे सही बोला गया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों कथन क्या है? असत्य दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आप याद करिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए
अगला है 97, निम्नलिखित में से हिमालय पहरी योजना, ठीक है, सॉरी, हिमालय पहरी सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? सुरेश भाई, सचिदानंद भारती, विजय जरधारी या फिर कल्याण सिंह रावत जी। तो कौन है? तो विजय जरधारी जी हैं, ठीक है, जो क्या है पर्यावरण, सामाजिक व 20 संरक्षण क्षेत्र में इनके द्वारा उल्लेखित कार्य किए गए हैं, ठीक है। और इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2023 का इनको कौन सा हिमालय पहरी सम्मान इनको दिया गया, ठीक है। 98वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु, याद रखना इसको, ठीक है, सेतु की आय करके, जैसे नीति आयोग है वैसे ही सेतु का गठन किया जा रहा है। इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, ठीक है। तो इसके उपाध्यक्ष की अगर बात करेगा तो ये नियोजन मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री होगा, इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इस सेतु की फुल फॉर्म बहुत बार आपको बताई है, आप इस कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म को बताइए, ठीक है। सर्च कीजिए, कुछ भी मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, आप सब सर्च करेंगे तो और भी चीज़ आपके पास जाएंगे इसके बारे में। तो सेतु की फुल फॉर्म आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे, उत्तराखंड की लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2025 तक कितनी महिलाओं को लखपति बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 1.2 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख या फिर 5 लाख, ठीक है। तो कितना टारगेट है? तो यहाँ पे 1.205 लाख जो महिलाओं को इनको लखपति बनाने का यहाँ पे सरकार के द्वारा रखा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा कब शुरू की गई थी? तो नवंबर 2022 में योजना शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ग को लाभ प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री उत्थान योजना 2023 शुरू की गई है? पशुपालक, मत्स्य पालक, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र या फिर किसान एवं बागवान, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पे मुख्यमंत्री उत्थान योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री उत्थान योजना, तो इसका संबंध किससे है? तो ये है आपका प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्रों से संबंधित है, ठीक है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, 24वां पार्ट हमारा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड कोई भी आपके पास अपडेट वगैरह होती है यहाँ पे मिल जाती है। साथ में करंट अफेयर भी यहाँ पे मिल जाता है कभी कभी आपको, और साथ में न्यूज़पेपर भी मिल जाता है। बाकी आपको कुछ डिस्कस वगैरह करना होता है, कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में जो उत्तराखंड की, ठीक है, MCQ सीरीज चल रही है हमारी परीक्षा वाणी की, उसको जरूर देखिए। उससे आपकी उत्तराखंड की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होती रहेगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जो विंसेर रेड बुक है उसकी करंट अफेयर भी बनी हुई है वीडियो, जाके उसकी मैराथन वीडियो भी बनाई है मैंने एक, ठीक है, जिसको काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो वो 2.5 घंटे की वीडियो है, उसमें आपका पूरा 300 से 400 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं विंसेर रेड बुक के। आप देखिए, वहाँ से आपको करंट अफेयर अवश्य कोई क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। साथ में बजट की वीडियो आप देख सकते हैं, और उत्तराखंड की जो लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, ठीक है, उनकी वीडियो भी जाके, अनेकाति शब्द हैं, वीडियो जाके प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।